हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माय चाइल्डहुड, जो कि आपका बुक बी हाइव से है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो, पूरा डिटेल में हम लोग समझ जाएंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। ये वीडियो क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो आप आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें मैंने डिटेल में, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में है उसी तरह से मैंने इसको कवर किया है। तो आप सबको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, वो उसको लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उनका एक्चुअली एक बुक है जिस बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, एक टुकड़ा लिया गया, एक पार्ट को हमने, मेन उनका जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसी से एक टुकड़ा लिया है जो माय चाइल्डहुड है। मतलब उनमें उनकी बचपना के जो दिन थे, जो जब वो छोटे थे, वो किस तरह के थे, किस तरह का चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे वो बड़े हुए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हम लोग एक देखते हैं बिफोर यू रीड वाला जो पार्ट है, उसमें क्या क्या हमको कुछ जानकारी है जो हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। आपको पता है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात अगर इस बुक में हम करेंगे, उन्हीं का अपना खुद का लिखा हुआ है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब व्यक्ति खुद अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? एक वो साइंटिस्ट भी थे, यानी कि वो वैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ आपको दिखेगा वो स्टेट्समैन भी थे। मतलब हमारे देश के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको पता होगा हमारे देश के वो राष्ट्रपति भी थे। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। इन्होंने बतौर साइंटिस्ट हमको स्पेस टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस जो होता है ना, जैसे कि हमारे जो आर्मी होता है उनको शक्तिशाली बनाने में हो, या हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो परमाणविक टेक्नोलॉजी होता है, उसको विकसित करने में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और वो हमारे देश के 11th मतलब 11 नंबर के वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। ये जो उनका बुक है विंग्स ऑफ फायर, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है, ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी हम उस किताब को बोलते हैं जिसको एक इंसान खुद अपने लिए लिखता है, अपने लिए अपने खुद के जीवन के बारे में खुद लिखता है। तो इसमें इसका एक एक्सट्रैक्ट जो माय चाइल्डहुड है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उनके बचपन के दिनों के बारे में, कि चाइल्डहुड का मतलब ही होता है जो उनका बचपन था वो कैसा था, उसको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पूरा थोरोली डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द आर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। वो बोलते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यवर्गीय क्या किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं होता है, तो मध्यवित्तीय परिवार से थे वो लोग, मिडिल क्लास थे। और उनका जो भाषा था वो तमिल भाषा था, तमिल भाषा में उनके परिवार में बात करते थे, वो तमिल फैमिली से थे। और उनका घर कहाँ था? रामेश्वरम में था। रामेश्वरम तमिलनाडु में एक आइलैंड टाउन है जो समुंदर के बीच में आपको दिखेगा। तो आइलैंड टाउन है रामेश्वरम में, और आज के समय में हम उसको तमिलनाडु बोलते हैं। पुराने समय में आर्स्टवाइल मतलब जो पहले समय में हम उसको मद्रास स्टेट भी बोला करते थे तमिलनाडु में। इसका कैपिटल है चेन्नई, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। फिर वो बोलते हैं कि अपने फादर के बारे में बोलते हैं, माई फादर जैनुल अबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पिताजी का नाम था जैनुल अबिदीन, जिनके पास ना तो उतना फॉर्मल एजुकेशन था, मतलब वो स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में जाके लेते हैं, तो स्कूल का पढ़ाई उनके पिताजी का उतना ज़्यादा नहीं रहा है। और उनके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं था, उतना ज़्यादा वेल्थ नहीं था उनके पास। डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। हालांकि इतने कुछ खामियों के बाद भी, जो उनकी पढ़ाई लिखाई कम थी, उनका संपत्ति भी उतना नहीं था, पैसा उतना नहीं था, इसके बाद भी आपको दिखेगा कि उनके पास कुछ क्वालिटी था। जैसे कि उनका कुछ नॉलेज जो होता है ना, विजडम का मतलब होता है उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, और वो इनेट था। इनेट का मतलब क्या होता है? कि जो जन्म से होता था। उनका पिताजी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जन्म से उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, और बहुत ही वो काइंड एंड गिविंग नेचर के थे। मतलब एक ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब वो उनके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ता था तो
कलाम के जो फादर थे जैनुल आबिदीन, वो उसको मदद ज़रूर करते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा। अब कलाम अपनी माँ के बारे में बोलते हैं, उनका मदर का नाम था आसी अम्मा। तो मेरे जो पिताजी थे मेरे माँ को काम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते थे। वो मेरी माँ उनको एक तरह का हेल्पमेट के हिसाब से देखती थी, एक पार्टनर के हिसाब से। कभी भी कोई चीज़ का दरकार पड़ता था तो मेरे पिताजी मेरे माँ को उतना ही हेल्प कर देते थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। ठीक है, तो मुझे वो बोल रहे हैं कि बचपन में मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है कि रोज़ मेरी माँ कितने लोगों को रोज़ खिलाती थी। कई सारे लोग घर में आ जाते थे, भटके हुए लोग हैं, कोई भिक्षा मांगने के लिए, या कोई ऐसे ही मुसाफिर है जो कहीं जा रहा था आया, तो उनको खाना खिला देते थे डेली। उनको तो नंबर तो याद नहीं है कलाम को, लेकिन वो बोलते हैं कि आई एम क्वाइट श्योर, क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अगर हम अपने पूरा परिवार को एक साथ में जोड़ देंगे ना, तो उससे भी ज़्यादा लोग बाहर के थे जो हमारे घर में रोज़ आकर खाना खाते थे। मतलब मेरे माता पिता दोनों ही दयालु थे, तो दोनों बाहर वाले जो भी आते थे खाना मांगने के लिए, हम उसको खिला ज़रूर देते थे वो लोग। अब हम बात करेंगे कि वो बोलते हैं आई वॉज ऑफ वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन। कई सारे भाई बहन थे वो लोग, तो मैं भी उनमें से एक था। और मेरा जो हाइट था, मैं शॉर्ट था, मतलब मेरा लंबाई उतना ज़्यादा नहीं था। ये शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। बोल रहे हैं कि मेरा जो चेहरा था, लुक्स जो था, मैं दिखने में कैसा था, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं था, बहुत अच्छा नहीं दिखता था। कलाम खुद ही बोलते हैं मेरा चेहरा उतना ज़्यादा सुंदर नहीं था जो लोग उसको नोटिस कर पाए। और हालांकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे थे और हैंडसम थे। मेरे माता पिता दोनों ही लंबे थे और देखने में अच्छे लगते थे, लेकिन मैं उतना खूबसूरत नहीं था। मैं लंबा भी नहीं था और उतना हैंडसम भी नहीं था। वी लिव्ड इन आवर स्मॉल एंसेस्ट्रल हाउस। हम लोग अपने पुराने जो पूर्वज का बना हुआ जो है ना, मेरे दादाजी या उनके दादाजी जो घर बनाए थे, उसी में हम लोग रहते हैं। मतलब तब तक रहते थे हम लोग। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। वो शायद 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीचों बीच कहीं पे बना होगा वो घर। और इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस। मतलब ठीक ठाक तरीके का घर था, मोटा मोटी पक्का घर जो होता है ना आप लोग, ईंट पत्थर से बना हुआ घर, उस तरह का ही घर था उनका। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। लाइमस्टोन जो होता है, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, या फिर जो ब्रिक होता है, ब्रिक मतलब ईंटें जो होता है, उससे बना हुआ घर है। लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ घर है। और उनका घर जो था वो रामेश्वरम में एक जगह पड़ता है, उसको मॉस्क स्ट्रीट बोलते हैं। मॉस्क मतलब मस्जिद होता है, तो मॉस्क स्ट्रीट नामक एक जगह था, एक एरिया था, उसमें उनका घर था एपीजे अब्दुल कलाम का। वो बोलते हैं कि माई ऑस्टियर फादर, उनके जो फादर थे बहुत ज़्यादा ऑस्टियर थे। ऑस्टियर का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। नियम कानून को बहुत ही ताकत के साथ वो मानते थे, बहुत ही कठिनाई के साथ उसका पालन करते थे। तो मेरे जो फादर थे वो ऑस्टियर फादर थे और यूज़ टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। वो बिना मतलब का कोई भी चीज़ को वो सहन नहीं करते थे, कि घर में जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जो आराम वाला चीज़ होता है, जो ज़रूरत का चीज़ है वो ज़रूर लाते थे, लेकिन जो लग्जरियस चीज़ होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ बस आपको आराम के लिए, जैसे कि मान लो आप टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब आपका उतना लाभदायक चीज़ नहीं है, लेकिन वो आपको आराम देता है, तो इन सब चीज़ों के वो सख्त खिलाफ थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंजूस थे। जो जो चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ता था, पिताजी हम सबको ज़रूर देते थे। इन टर्म्स ऑफ फूड, मान लो कोई खाना चाहिए, मेडिसिन चाहिए या कपड़े चाहिए, उन सब चीज़ों की कमी हमें कभी भी नहीं होती, लेकिन वो बेकार की चीज़ें हमको नहीं देते थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, कलाम बोल रहे हैं कि मेरा जो बचपना था वो काफ़ी हद तक सिक्योर था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो जो चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती थी वो सब मुझे मिल जाता था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। जो सामान का दरकार पड़ता था वो भी देते थे, उसी को उन्होंने मेटेरियली कहा। और इमोशनली का मतलब क्या होता है, जैसे कि मन में कभी उनको दुख है, कोई भावना आया, तो वो भी माता पिता के साथ वो बातचीत कर सकते थे। तो दोनों तरीके से उनको, चाहे मेटेरियल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट हो, दोनों ही उनको मिलता था। अब हम बात करेंगे कि एक नया मोड़ के बारे में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो 1939 में शुरू हो जाता है। ये यूरोप में स्टार्ट होता है, पहले एशिया में भी था, जापान भी इन्वॉल्व था उसमें। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है 1939 में, उस समय में मैं 8 साल का बच्चा था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ए सडन डिमांड ऑफ टेमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। तो ये उस ज़माने की बात है, मुझे पता नहीं, उस समय में दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे रामेश्वरम में जो मार्केट है, अचानक से ये कहाँ से स्टार्ट हुआ पता नहीं। जो टेमरिंड होते हैं, टेमरिंड का मतलब जो इमली का जो बीज होता है, उसका डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे यहाँ पे रामेश्वरम में, ठीक है, मार्केट में। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट।
मैं क्या करता था, मुझे पता था कि ये सीड्स जो होता है ना, इमली का जो बीज है, तो उसका काफ़ी डिमांड है। तो मैं क्या करता था, उन सब चीज़ों को कलेक्शन करता था और मैं मॉस्क स्ट्रीट पर, जहाँ पे हमारा घर था, वहीं पे एक प्रोविज़न शॉप है। प्रोविज़न शॉप इस तरह का दुकान को बोला जाता है जहाँ पे लगभग सब तरह का सामान आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे जाके मैं इमली का जो बीज है वो कलेक्शन करके वहाँ पे बेच देता था, तो कुछ कुछ मुझे भी मिल जाता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। लगभग मान लो कि पूरा दिन का जो कलेक्शन करके मैं दुकान में देता था ना, उसके बदले में मुझे क्या मिल जाता था, 1 अन्ना। 1 अन्ना क्या होता है कि आज के समय में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पुराने समय में ये होता था। ये अन्ना एक तरह का सिक्का होता है और एन ओल्ड इंडियन कॉइन, मान लो करीबन 6 पैसे जैसा उसका वैल्यू होता है। तो मुझे 1 अन्ना मिलता था उस समय में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि मेरे ब्रदर इन लो थे, जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरी। मेरे ब्रदर इन लो मतलब मान सकते हो कि उनका जो जीजा जी थे, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। माई ब्रदर इन लो जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनोमनी। मेरा जीजा जी को पता नहीं कहाँ से ये सब स्टोरी पता चलता था, तो वो क्या करते थे, मुझे कहानी बताते थे कि वर्ल्ड वार चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, दुनिया में कहाँ पे कितने मौतें हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब मुझे बताते थे। और बाद में मैं क्या करता था, एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दिनोमनी, एक तमिल भाषा का न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर में मैं उस तरह का न्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करता था जो कि मेरे जीजाजी ने मुझे बताया। मेरा जीजाजी जो जो चीज़ें मुझे बताते, जैसे जलालुद्दीन जो मुझे बताते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर। हालांकि आप पता है, रामेश्वरम की बात मैं कर रहा था, वो एक द्वीप है, द्वीप समझते हो ना, जो समुद्र के बीच में है। तो हमारा एरिया बहुत आइसोलेटेड था, कटा हुआ था, दूसरे जगह के साथ उतना संबंध नहीं था। तो जिसके चलते आपको दिखेगा कि हमारा जो जगह था वो उतना इफेक्ट नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर की वजह से कोई प्रभाव उसमें नहीं आया। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन आपको पता होगा उस ज़माने में हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश कंट्रोल में था, जो अंग्रेज़ों के अधीन हम लोग थे, और अंग्रेज़ जो थे वो वर्ल्ड वॉर में शामिल था। मतलब अंग्रेज़ लोग अगर शामिल है तो भारत भी ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप थे, आपको पता होना चाहिए, एक था एलाइड और एक था एक्सिस। तो अंग्रेज़ जो थे वो एक्सिस एलाइड ग्रुप में थे, तो भारत को भी उस वार में कूदना पड़ा कहीं ना कहीं पर। और हमारा जो जगह है उसमें भी इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी आप समझोगे कि कई तरह रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा आपके ऊपर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहले होता क्या था, रामेश्वरम स्टेशन जो हमारे घर से नज़दीक था, वहाँ पे एक ट्रेन रुकता था। अब इमरजेंसी चल रहा है देश में, कभी हालत ठीक नहीं है, तो इसके चलते आपको दिखेगा कि वो ये जो रामेश्वरम में जो ट्रेन पहले जाता था वो रुकता था, अभी वो रुकना बंद हो गया है, ये हॉल्ट नहीं करता है अभी। और इससे क्या प्रभाव हुआ देखो, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड आउट एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब होता क्या था कि ये ट्रेन जब पहले आता था तो उसमें शहरों से न्यूज़पेपर लेके आता था, तो रामेश्वरम स्टेशन पे वो न्यूज़पेपर का बंडल को उतार देता था। लेकिन अब होता क्या है, ये ट्रेन रुकता नहीं है ना, तो न्यूज़पेपर जो भी देता है वो ट्रेन से सीधा फेंक देता है। माने रनिंग ट्रेन में जब ट्रेन चल रहा है उसके अंदर से ही न्यूज़पेपर का बंडल को फेंक दिया जाता है। और वो कौन से जगह के बीच में फेंका जाता है, कहीं रामेश्वरम और धनुषकोडी करके एक जगह है, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पर उस बंडल को, पेपर का बंडल को फेंका जाता था। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, और मेरा जो कजिन था, चचेरा भाई था, उसका नाम था शमसुद्दीन, वो भी उसी तरह का काम करता था, पेपर हॉकर का काम करता था। जब पेपर आता था वो पेपर लोगों के घर में पहुंचाता था, तो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। तो मेरा जो कजिन है, चचेरा भाई शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। तो उसको एक और आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी पेपर जो होता है रास्ते में फेंका जाता है, तो उसको उठाने के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो उसने कहीं ना कहीं पर आदमी का ज़रूरत था, तो मैं उसके लिए नेचुरल चॉइस था। उसको दिखा कि मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है, मुझे अगर वो रख लेगा तो उसको मदद भी मिल जाएगा। तो शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो ये शमसुद्दीन ही था जिसके वजह से मेरा पहला वेतन मुझे मिला, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर को लोगों के घर में मैंने कलेक्शन करके, तो कुछ पैसा भी मिल जाता। फ्री में तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ये पेपर जो उठाता है इसके लिए उसको पैसा भी मिलता था। हाफ ए सेंचुरी लेटर, अब उस घटना के करीबन 50 साल बीत चुके हैं, मान लो 50 ईयर्स हो चुके हैं। आई कैन स्टिल फील द सर्ज। मेरे अंदर का वो जो इच्छा था, कहीं ना कहीं वो एक गर्व का समय था कि मैंने अपना पहला पैसा कमाया।
जो अब तो वो 50 साल बाद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं, लेकिन उनको वो पुराने दिन याद आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं बचपन में कैसे पेपर कलेक्शन करके मैंने पैसा उठाया। किसी भी व्यक्ति का पहला जो इनकम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. कलाम का कहना है कि सभी बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो जिस माहौल में वो रहता है, कोई भी सामाजिक, आर्थिक या इमोशनल एनवायरनमेंट, जिस तरह का परिवेश में वो बड़ा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण उसका आ जाता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड, देखो उन्होंने बोला कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा, जिस परिवेश में मैं बड़ा हुआ, जिस माहौल में मैं पला बड़ा, उससे मैंने क्या सीखा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पिताजी से सच्चाई के बारे में सीखा, ऑनेस्टी, कि आपको हमेशा सच्चा रहना है, और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा कि अपने आप को कभी कब कैसे अनुशासन में रखना है, जैसे कि समय का काम समय पे करना, हाँ, जो नियम का चीज़ है वो नियम से करना। तो वो सब चीज़ें मैंने किससे सीखा, मेरे पिताजी से सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मैंने अपनी माँ से भी कुछ सीखा। मैंने अपनी माँ से क्या सीखा कि अच्छाई पे भरोसा करना सीखा, और काइंडनेस पे, कि दूसरे के लिए हमारे अंदर दया होना चाहिए, ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखा। अब बात करते हैं कि मेरे स्कूल के बारे में। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 बड़े निकट के दोस्त थे, बहुत ही क्लोज थे, मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त थे वो लोग। एक का नाम था रामानाथा शास्त्री, एक का नाम था अरविंदन, एक का नाम था शिवा प्रकाशन। तो 3 दोस्त थे उनका। ऑल दीज बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों के तीनों जो थे वो एक तरह का ब्राह्मण परिवार से थे। तो आप समझ रहे हो, कलाम खुद एक मुसलमान व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जो दोस्त थे तीनों के तीनों क्या है, ब्राह्मण है, और वो भी ऑर्थोडॉक्स, जो नियम कानून ब्राह्मण नियम को जो बहुत अच्छे से मानते हैं। तो स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल परिवार से थे, वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, ब्राह्मण परिवार से थे उनके तीनों दोस्त। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। बचपन में हम तीनों, मेरा जो तीनों दोस्त या मैं, हम लोगों में कभी भी भेदभाव वाला चीज़ नहीं था कि ये वो अलग धर्म से है, मैं अलग धर्म से हूँ, क्योंकि हम लोगों का परवरिश ही कुछ ऐसा हुआ है। उनके परिवार में भी उनको अच्छे से बड़ा किया गया है, कभी भेदभाव नहीं किया गया है, और हमारे परिवार में भी कभी भी किसी को नफरत करना नहीं सिखाया गया। तो हम लोग एक दूसरे के लिए कोई फ़र्क नहीं समझते थे। हम लोग बच्चे थे तो बचपना वाला दोस्ती हमारे अंदर था। इन फैक्ट रामानाथा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, उस कलाम के जो दोस्त थे रामानाथा शास्त्री, वो किसके बेटे थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब बोलोगे ये कौन थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री? वो रामेश्वरम जो जगह है वहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर है, वहाँ के सबसे बड़े वो पुरोहित थे, पंडित थे। मंदिर में होते हैं ना पंडित जी रहते, पूजा पाठ करते हैं। तो एक मंदिर के पंडित का बेटा और उसका दोस्त एक मुसलमान लड़का, तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिटी का बात बताता है। इन बच्चों में किस तरह का मासूमियत होता है वो बताता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। आगे चलकर आपको दिखेगा जब रामानाथा शास्त्री जो होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, वो क्या करता है कि वो आगे चलकर मतलब रामानाथा शास्त्री का, वो खुद अपना पिताजी का उस चीज़ को संभाल लेता है। अपना पिताजी का जो पोस्ट है, जो पिताजी पुरोहित थे, वो भी क्या हो जाता है, पुरोहित बन जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। फिर हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। अब एक घटना क्या होता था, एक सेरेमनी होता था रामेश्वरम में, एक अनुष्ठान होता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक प्रोग्राम जो रामा सीता कल्याणम। रामा सीता कल्याणम का मतलब होता है राम सीता जी का विवाह किया जाता था, एक तरह का अनुष्ठान होता था। ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस अनुष्ठान वहाँ पे होता था। और वहाँ पे क्या होता था कि मेरा जो फैमिली था, मेरा जो परिवार के लोग थे, वहाँ पे वो लोग उस प्रोग्राम के लिए नाव का अरेंजमेंट करते थे। बोट जो होता है ना, नाव, क्यों नाव का अरेंजमेंट करता थे, क्योंकि और उस नाव में एक तरह का स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था, एक जगह होता था जहाँ पे भगवान राम के जो आइडल होते थे, जो मूर्ति होता था, उसको टेम्पल से बाहर निकाल के मैरिज साइट का मतलब होता है जहाँ पे विवाह कराया जाएगा, वो ऐसा जगह था जो रामा तीर्थ बोला जाता था। मतलब एक तरह का तालाब था, तालाब के बीचों बीच में वो जगह था जहाँ पे
राम जी को मंदिर से निकाल के वहाँ पे लाया जाता था। साल में एक बार एक अनुष्ठान होता था और वहाँ पे क्या होता था, दोनों का विवाह कराया जाता था। ठीक है, दोनों का शादी वहाँ पे कराया जाता था। राम सीता जी का एक तरह का अनुष्ठान है, वो मान्यता है लोगों में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करते थे। हमारा परिवार ही उसमें जो मेन जगह से जो पौंड तक, तालाब के बीचों बीच जो सीता माता के साथ जो राम जी का जो शादी होगा उसके लिए जो नाव का इंतज़ाम करते थे, हमारे परिवार वाले ही करते थे। आप किताब में देख सकते हो, एक नाव का फ़ोटो आपको दिखेगा, खूब सुंदर करके नाव को सजाया जाता था। फिर क्या होता था, इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड prophet and from the life of prophet where the bedtime stories of my mother and grandmother would tell the children in our family। और होता क्या था कि हमारे परिवार में मेरे माँ हो या मेरे जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, दोनों हमको भगवान राम की जीवन का कहानी हमको सुनाते थे। हम जब सोने के लिए जाते होते ना, पुराने ज़माने में बच्चा सोने कब जाता था, माता पिता या दादा नानी उनको कहानी सुनाते थे। उनका जो दादी थी और उनका माँ थी, उनको बचपन में उनके परिवार के सभी बच्चों को रामायण की कहानी या प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन से जुड़ी हुई जो कहानी है वो सब सुनाते थे। मतलब बच्चों को दोनों धर्मों का अच्छा चीज़ें का ज्ञान मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अभी भी मैं एलिमेंट्री स्कूल में था, मतलब एलिमेंट्री स्कूल, अभी भी हाई स्कूल में वो नहीं पढ़ रहे थे, अभी भी छोटे थे। एलिमेंट्री स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उस समय में मैं 5वीं कक्षा में था। हमारे स्कूल में एक नया टीचर आए हमारे क्लास में। वो आए तो मैं, जैसे कि आप जानते हो मैं मुसलमान परिवार से हूँ, तो आई यूज़ टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। आप पता है मुसलमान लोग एक स्काल्प कैप पहनते हैं, एक टोपी पहनते हैं, जिससे समझ में आता है वो मुसलमान लोग इबादत के समय पहनते हैं या उन लोगों का एक धर्म का चीज़ है वो पहनते हैं। तो आई यूज़ टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानादा शास्त्री। मैं हमेशा आगे के लाइन में बैठता था और रामानादा शास्त्री के ठीक बगल में मैं बैठता था। who wore the sacred thread। आपको पता है कि ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो एक थ्रेड पहनते हैं, एक तरह का धागा पहनते हैं जो जनेऊ बोलते हैं। तो वो तो पुरोहित का बेटा था, खुद ब्राह्मण था, तो वो भी सेक्रेट थ्रेड पहना करता था। और जो नया टीचर था वो आया, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आया। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक ए हिंदू प्रिस्टेड सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। ये नया जो शिक्षक है उसको ये चीज़ कहीं ना कहीं पर अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू ब्राह्मण पुरोहित का लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ क्लास में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। तो उन्होंने जैसा उस समय का सामाजिक नियम के हिसाब से उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जातिवाद उस समय में ज़्यादा था, तो उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि मैं पीछे के लाइन में जाके बैठूं, ना कि आगे ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठूं। तो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। अब दुख लगने का बात ही है, आपको कोई दोष नहीं है, आप सामने बैठे हो, आपको बिना मतलब पीछे उठा के लेके जा रहा है। सो डिड रामानादा शास्त्री। और बुरा सिर्फ मुझे नहीं लगा, मेरा जो दोस्त था रामानादा शास्त्री, जो ब्राह्मण लड़का था, उसको भी उतना ही दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट। उसको देखने से ही लग रहा था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। एज आई शिफ्टेड माई सीट टू इन द लास्ट रो, मैं लास्ट रो में चला गया, मैं अपना पोजीशन बदलना पड़ा। तो उस मेरे दोस्त को भी बहुत दुख हुआ इसके बारे में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। और जब मैं जा रहा था पीछे के लाइन में, उस समय में वो रो रहा था। वो उसका रोता हुआ चेहरा आज भी मुझे याद है। वो लंबे समय तक मेरे दिल पे कहीं ना पे एक छाप छोड़ गया कि एक बच्चा मेरे लिए रो रहा है, कि मैं पीछे जा रहा हूँ। वो उसको बहुत ज़्यादा दुख लगा। फिर क्या हुआ, स्कूल के बाद उसी दिन वी वेंट होम, हम सभी अपने घर में गए और हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को इस घटना के बारे में बताया, टीचर ने कैसे हमको अलग कर दिया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। अब आपको पता है लक्ष्मण शास्त्री मंदिर के पुरोहित है, तो मंदिर के पुरोहित जो होता है गांव में भी या उस जगह में उनका बहुत चलता है, वो काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति होते। उस दिन उन्होंने उस टीचर को बुलाया, जो खुद पंडित थे, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और हमारे सामने ही उस टीचर को बोला that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। उन्होंने समझाया कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप सांप्रदायिकता का जहर या जात पात का जहर मत डालो, ठीक है, ये गलत चीज़ है। ये लक्ष्मण शास्त्री ने समझाया उस नए टीचर को। ही ब्लंटली, उन्होंने डायरेक्टली उसको बोला इस टीचर को कि आप माफ़ी मांगो, या तो इस स्कूल को छोड़कर या इस द्वीप को रामेश्वरम छोड़कर आप चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, बाद में टीचर को समझ में आया कि उसने गलती किया। टीचर ने अपने
बिहेवियर के लिए उसने माफ़ी मांगा, उसको पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। हालांकि लक्ष्मणा शास्त्री ने जिस भरोसे के साथ उस टीचर को समझाया, वो टीचर आगे चलकर काफ़ी हद तक बदल भी जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। फिर एक चीज़ क्या हो रहा है कि एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मणा शास्त्री ने समझाया तो वो टीचर काफ़ी बदल जाते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हालांकि जो छोटा मोटा शहर था रामेश्वरम का, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था। अगर आप जात पात के हिसाब से या सामाजिक ग्रुप के हिसाब से किसी को बांटना है, उसके हिसाब से आप देखोगे बहुत सख्ती से उसका पालन करता था। हाउएवर उस समय में एक अच्छा एग्जाम्पल ये था कि मेरे एक टीचर थे जो साइंस पढ़ाते थे। माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, मेरा साइंस टीचर का नाम था सुब्रमण्यम अय्यर। वो भी खुद एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, जो जिनके घर में ब्राह्मण का नियम कानून बहुत तेज़ी से माने बहुत ही सख्ती से लागू होता था। और उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो नियम का बहुत ज़्यादा पालन करती, नियम को तोड़ती नहीं है। तो मेरे जो साइंस टीचर थे वो भी ब्राह्मण थे, उनकी वाइफ भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। लेकिन वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बागी टाइप के थे। वो माने मेरे टीचर जो थे वो नियम कानून को उतना नहीं मानते थे, ठीक है। सामाजिक प्रथाओं से उनका कहीं ना कहीं पर वो विरोध करते थे, वो गलत चीज़ उनको लगता था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। वो हमेशा सामाजिक जो बाधाएं होती है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, कहीं ना कहीं पर मिलजुल कर वो लोग रह सके। इसके लिए वो बहुत चेष्टा करते थे। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम। वो घंटों मेरे साथ बिताते थे, मेरे जो साइंस टीचर थे घंटों तक मेरे साथ बिताते थे और वो मुझे बोलते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो मच सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो बोलते थे कि कलाम मैं चाहता हूँ तुम इतने बड़े बन जाओ कि हमारे शहरों में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके समान तुम हो जाओ, ठीक है। मतलब जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, रुतबा है, ये सब चीज़ें तुम्हारा भी हो, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन तो ऐसा हो गया, ये टीचर ने मेरे को अपने घर में खाने के लिए बुला लिया। समझ रहे हो, खाने के लिए बुलाना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। एक ब्राह्मण आदमी एक मुसलमान लड़के को अपने घर में खाने के लिए बुला रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है। तो उनका जो वाइफ थी, साइंस टीचर की जो वाइफ थी, वो बहुत डर गई इस बात से एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। हमारा किचन में जो बहुत ही शुद्ध किचन है, जो रसोई घर बहुत ही शुद्ध है, और वहाँ पे एक मुस्लिम लड़का आके खाना खाएगा, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उसने मना कर दिया, बोला नहीं, इस लड़के को मेरे किचन में तो नहीं खिला सकती। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। वो उनको कोई टेंशन नहीं हुआ और डिस्टर्ब नहीं हुआ, टेंशन में नहीं आया, उनको पता था ये सब होने वाला है। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा भी नहीं थे। फिर क्या किया उन्होंने, बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू हिज ईट हिज मील। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से मुझे खाना परोस के दिया और मेरे कोई एक रूम में बैठ के वो लोग खाना खाए, ठीक है। His wife watched us from behind the kitchen door। जब मैं और मैंने कलाम और मेरे टीचर मतलब बोल रहे हैं कि हम दोनों जब खाना खा रहे थे तो साइंस टीचर की वाइफ जो थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से हम दोनों को देख रहे थे कि हम कैसे खाना खाते हैं, मतलब एक मुसलमान लड़का कैसे खाना खाता है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मुझे पता नहीं कि क्या उनको कुछ फ़र्क दिखा कि मैं किस तरह से खाना खाता हूँ, किस तरह से पानी पीता हूँ, किस तरह से ज़मीन को क्लीन करता हूँ, खाना खाने के बाद ज़मीन को कैसे साफ़ करता हूँ। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again next weekend। उन्होंने जब मैंने खाना खा के मैं जा रहा था तो उन्होंने अगला हफ्ता का एंड में, वीकेंड मतलब जो सैटरडे होता है, फ्राइडे सैटरडे जो होता है, लास्ट हफ्ते का आखिरी दिन जो होता है, उसमें उन्होंने बोला कि तुम फिर से आना, अगले वीकेंड में मेरे घर फिर से आना, फिर से खाना खिलाऊंगा तुमको। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हालांकि मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि उनकी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगता मैं मुस्लिम लड़का हूँ वहाँ पे जाके खाना खाऊँ। तो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने बोला भाई देखो बेटा, तुम अपसेट मत हो जाओ, दुखी मत हो, कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब तुम चाहोगे ना कि नियम कानून को बदलो, सिस्टम को बदलो, इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना तुमको करना ही पड़ेगा, है ना। सच प्रॉब्लम्स हैड टू बी कॉन्फ्रंटेड। तुमको हिम्मत के साथ इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। When I visited his house next week, अगला हफ्ता मैं जब उनके घर में गया
सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड द हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तब तक अगले हफ्ते तक उनकी वाइफ में भी काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। उनकी वाइफ ने क्या किया, अपने हाथों में वो भी रसोई घर में ले जाकर मुझको क्या किया, खाना खिलाया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से उनका जो सोच विचार था उनकी वाइफ को भी काफ़ी हद तक बदल दिया। फिर आप बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, फिर से बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। अब ये ऐसा एक समय आ चुका है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका है। आपको पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मोटा मोटी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, क्योंकि जर्मनी और जापान दोनों ही सरेंडर कर देता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। और अभी लग रहा था कि भारत को आज़ादी मिलने ही वाला है। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी हमको क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। आपको पता है 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और 1947 में ही हमको, मतलब 2 साल के बीच हम लोगों को आज़ादी मिल जाता है, तो बहुत जल्दी मिलने वाला था। अब गांधी जी भी उस समय में बोले कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी भी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भारत के लोग खुद अपना देश को खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फील्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। सभी देश के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था, जो अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है इस तरह का उत्साह कभी उन्होंने महसूस नहीं किया था। और सबके अंदर एक तरह का ऑप्टिमिज्म था, आशा था कि एक नया देश बनेगा जिसमें सभी का अधिकार रहेगा, एक अच्छा देश बनेगा। मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगा कि अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, रामेश्वरम में जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, अब मुझे और पढ़ने के लिए रामानाथापुरम जाना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एक मेन मुख्यालय होता है, एक मेन जगह होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर था वो था रामानाथापुरम। तो मुझे अगर और पढ़ना है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। मैंने अपने पिताजी से ये बात बोला कि यहाँ का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, मुझे अभी आगे पढ़ने के लिए और दूसरा जगह जाना पड़ेगा, रामानाथापुरम में जाना पड़ेगा। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग लाउड, अबुल, उन्होंने मुझे बोला, जैसे कि मान लो मनी मन में जोर जोर से सोचते हैं, उन्होंने मुझे बोला आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है तुमको जाना पड़ेगा, तुमको मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमको अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो तुमको तो जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलॉन्ग एंड विदाउट ए नेस्ट। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है सीगल। सीगल समुद्र में पाया जाता है एक पक्षी है। तो बोलते हैं कि सीगल जब वो बड़ा हो जाता है तो उड़ने के लिए तो अपना घर बाड़ी परिवार छोड़कर वो तो जाता है ना, आसमान में उड़ जाता है, दूर चला जाता है अपने नेस्ट का मतलब जो पक्षी का घर होता है वो छोड़ के जाता है ना, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो वो मरेगा, बाहर जाके उसको खाना वाना खाना पड़ेगा, शिकार करना सीखना पड़ेगा। तो जैसे सीगल बड़ा होने से, सीगल जो एक समुद्री पक्षी है वो बड़ा होने से जब उड़ जाता है तो तुम भी बड़े हुए, तुमको भी तो जाना पड़ेगा ना। ही कोट खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी माँ जो बहुत चिंता में थी, उन्होंने एक खलील गिब्रान जैसे एक पोइट है, कवि है, उनका कुछ बातों को कोट किया, उनका कुछ लाइनों को बोलकर मेरी माँ को सांत्वना, मैंने कहीं ना कहीं समझाया, कंसोल किया, बोला कि आप टेंशन मत लो। तो खलील गिब्रान का कुछ लाइनें उन्होंने बोला योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स। ये जीवन के, प्रकृति के अपने बच्चे हैं जो जीवन के चाहिदा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जीवन के नियम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दे काम थ्रू यू, वो तुम्हारे ज़रिए दुनिया में आए हैं, बट ये तुम्हारे नहीं है, बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उनको अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो सोच है वो उनको नहीं दे सकते, उनका अपना सोचने का तरीका होता है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनका अपना ही कुछ थॉट्स होता है, अपना ही, हर व्यक्ति का अपना ही कुछ आज़ाद ख्याल होता है। तो इसी तरह से उनके पिताजी ने उसके माँ को समझाया उसके बारे में। तो ये था इस चैप्टर का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।